नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर, जो कि हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 से लिया गया है, जिसका नाम है लखनवी अंदाज और जिसको लिखा गया है यशपाल जी द्वारा। चैप्टर 12 हम पढ़ रहे हैं और ये लिखा गया है यशपाल जी द्वारा और चैप्टर का नाम लखनवी अंदाज। तो लखनवी अंदाज जो यहाँ पर चैप्टर है, ये यशपाल जी द्वारा एक यहाँ पर एक चीज बताई गई है कि बिना कथ्य के कोई भी कहानी नहीं लिखी जा सकती है। लेकिन उन्होंने फिर भी यहाँ पर कुछ चीजों के साथ अपने इस लेख को लिखा है और साथ ही उन्होंने यहाँ पर ऐसे लोगों के बारे में भी बताया है, ऐसे सामंती जो लोग हैं उनके बारे में भी बताया है कि वो क्या होते हैं कि वो जो वास्तविकता होती है ना, उससे हमेशा बेखबर रहते हैं। यानी कि वो सच को स्वीकार नहीं करना चाहते, वो हमेशा बनावटी जीवन, एक दिखावे का जो जीवन है उसको हमेशा जीना चाहते हैं, बनावटी जीवन वो लोग जीना चाहते हैं। तो देखिए, बहुत ही प्यारी ये कहानी है यहाँ पर लखनवी अंदाज। और आपको और देखिए, एक बात, इस पाठ को पढ़ते वक्त आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी जो इमेजिनेशन है, अपनी जो कल्पना शक्ति है, उसको आप खुला रखेंगे। बिल्कुल जैसे जैसे हम एक एक पंक्ति पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे बिल्कुल आप ऐसा सोचेंगे कि आप भी साथ में बैठे हुए हैं उनके और आप ये सब चीजें होते हुए देख रहे हैं। इमेजिनेशन करेंगे तभी आपको बिल्कुल वही आनंद आने वाला है इस कहानी को पढ़ने में जो कि इसमें लिखा हुआ है, बिल्कुल सचमुच का। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा ये चैप्टर है और साथ ही परीक्षाओं की दृष्टि से तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम यहाँ पर यशपाल जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखिए, पूरा जीवन परिचय हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ जरूरी बातें जैसे कि उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी शिक्षा, उनकी भाषा शैली और साथ ही उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। बाकी की शेष चीजें आप अपने पाठ्य पुस्तिका से पढ़ सकते हैं। शुरू करते हैं। यशपाल जी का जन्म 1903 पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा से ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। पंजाब के फिरोजपुर में इनका जन्म हुआ और उसके बाद इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो इन्होंने कांगड़ा में ग्रहण की और साथ ही बाद में लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। उसके बाद उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। उनका परिचय उसके बाद भगत सिंह और सुखदेव से हुआ और स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण वे कई बार जेल भी गए। ठीक है ना, क्योंकि वो भगत सिंह और सुखदेव से मिल चुके थे और वो क्रांतिकारी धारा से जुड़ गए थे और इस कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उनकी मृत्यु 1976 में हुई। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थ शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। यथार्थ शैली यानी कि जो सत्य है उसे स्वीकारो, यथार्थ में जियो, तो उसके वो विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड, रूढ़ियों के खिलाफ जो उनकी रचनाएं हैं वो मुखर हैं। उनकी कुछ कहानी संग्रह इस प्रकार है: ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। कुछ उपन्यास भी यहाँ पर यशपाल जी द्वारा लिखे गए हैं, तो हम उनको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर उपन्यास है झूठा सच, जो भारत की विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस समय का एक मार्मिक दस्तावेज इसको कहा जा सकता है झूठा सच। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात अन्य प्रमुख उपन्यास है और भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत
विशेषता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर यशपाल जी का जीवन परिचय पढ़ा और अब हम चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, पाठ को पढ़ते समय, जब भी आप चैप्टर को पढ़ें, जब भी आप पाठ को पढ़ें, तो बिल्कुल अपनी जो एक तरह से इमेजिनेशन है, अपनी जो कल्पना शक्ति है, जैसे होता है ना कि हम कई बार कोई बात कर रहे होते हैं तो हम उसमें हम बिल्कुल ऐसे सोचते हैं कि हम वो बात हम फील करते हैं। तो बिल्कुल यही चीजें आपने फील करनी है, इमेजिन करना है कि ये कैसे कैसे हो रही हैं चीजें। तो देखिए, पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आपको आएगा। शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने को उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। जब ट्रेन चलने वाली होती है तो एक तरह से वो सीटी देती है, बिल्कुल अलग से सीटी देती है और उसमें से इंजन की आवाज भी आने लग जाती है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। देखिए, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, इनमें जो टिकट्स होते हैं वो नॉर्मल जो जनरल बोगी होती है उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है महंगा। जैसे थर्ड एसी लेंगे तो उसमें थोड़ा कम महंगा होगा, सेकंड एसी थोड़ा ज्यादा महंगा, फर्स्ट एसी तो महंगा होता ही है। तो लेखक कहते हैं कि फर्स्ट क्लास में जाने के लिए, सेकंड क्लास में जाने के लिए पैसा तो वैसे ज्यादा लगता है, दूर मैंने जाना नहीं था, लेकिन क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं एकांत में जाऊंगा, क्योंकि जब आप एसी में होते हैं तो वहां पर ऐसी भीड़ भाड़ नहीं होती। एसी वाली जो बोगी होती है उसमें भीड़ भाड़ नहीं होती, लोगों का आना जाना नहीं होता। सब जो बैठे हैं वो अपनी अपनी सीट पर बैठे होते हैं आराम से और बहुत कम मतलब वहां पर भीड़ होती है। तो इस एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने की, किस बारे में मैं एक नई कहानी लिखूं, इस बारे में सोच सकने और साथ ही कि मैं खिड़की से एकांत में प्रकृति के सुंदर दृश्यों को देख सकूं, इसलिए लेखक ने सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया। यानी कि उन्होंने पैसों की चिंता नहीं की और उन्होंने सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। तो लेखक ने देखा कि अब गाड़ी चल पड़ी है। जब ट्रेन जब चलती है तो वो धीरे 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 निकलना शुरू होती है। तो जब लेखक ने देखा कि ट्रेन निकल रही है तो उन्होंने फटाफट दौड़कर उन्होंने एक सेकंड क्लास का जो डब्बा था, उन्होंने सोचा कि ये बिल्कुल खाली है। यानी कि क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा ना कि जनरल जो होता है उसमें काफी भीड़ होती है, लोकल यात्री भी उसमें बैठते हैं, लेकिन जो एसी जो आपकी बोगी होती है उसमें लोकल यात्री नहीं बैठते। वो एक तो या तो पूरी बुक होके जाती है या फिर खाली जाती है। तो लेखक ये सोचकर कि वो ट्रेन का डब्बा खाली है उसमें दौड़कर बैठ जाते हैं, चढ़ जाते हैं। अनुमान के प्रतिकूल डब्बा निर्जन नहीं था। अनुमान के प्रतिकूल, अनुमान के अनुकूल अगर लिखा होता तो यहां पर होता कि जैसा अनुमान लगाया था, लेकिन अनुमान के प्रतिकूल यानी अनुमान से बिल्कुल अपोजिट कि ये डब्बा निर्जन नहीं था। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर कोई नहीं बैठा है। ठीक है। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे हुए थे। एक जो बर्थ थी ट्रेन की उस पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के, उन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि ये लखनवी क्योंकि नस्ल नवाबी नस्ल के सफेद पोश सज्जन, यानी कि सफेद रंग का पूरा कुर्ता पैजामा, जैसे कि लखनऊ में होता है ना चिकन कढ़ाई का कुर्ता पैजामा फेमस होता है, तो बिल्कुल उसी तरह के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे और बिल्कुल सुविधा से पालथी मार कर, पैर नीचे नहीं लटकाए थे, आराम से पालथी मारकर बैठे हुए थे अपने उस बर्थ पर। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। सामने उन्होंने अपने सामने दो बिल्कुल फ्रेश एकदम ताजे
चिकने, सॉफ्ट, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था कि देखकर मुंह में पानी आ रहा था। ऐसे ताजे खीरे उन्होंने अपने तौलिए पर रखे हुए थे। डिब्बे में हमारा सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। लेखक कहते हैं कि उन्हें भी ये फील हो रहा होगा कि शायद मैं इस पूरी ट्रेन में अकेले जाने वाला हूँ, इस पूरी बोगी में अकेले जाने वाला हूँ। लेकिन लेखक के इस तरह से अचानक चढ़ जाने का उनकी आंखों में एक जो उनका एकांत चिंतन था, यानी कि एकांत में बैठकर जो वो चिंतन कर रहे थे या जो भी सोच रहे थे या जो भी कर रहे थे, उस चिंतन में विघ्न डालने का असंतोष उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। यानी कि मतलब बहुत ज्यादा खुशी जाहिर, देखिए अक्सर होता है कि जब हम कहीं पर सफर करते हैं तो अगर हमारे बगल में कोई ऐसा इंसान की जो अच्छे से बातचीत करे या एकदम फ्रेंडली हो, ऐसा इंसान जब बैठ जाता है तो सफर हमें पता नहीं चलता, हम आसानी से उसके साथ बात करते हुए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर साफ पता चल रहा था कि उन जो महाशय थे उनको शायद लेखक के इस तरह गाड़ी में चढ़ने की कोई भी खुशी नहीं हुई है। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। अब लेखक को यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज नजर आई कि क्या क्या हो सकता है। क्यों इनके आंखों में असंतोष दिखाई दिया? शायद पहला जो एक पॉसिबिलिटी थी वो शायद ये थी कि उन्हें चिंता में उन्हें एक तरह से शायद ये भी एकांत में चिंतन करने के लिए, यानी कि किसी कहानी के लिए सूझ कर रहे हो, कोई चीज सोच रहे हो, या दूसरा खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु। देखिए एक नवाब के लिए खीरे, देखिए खीरे जब हम कहीं पर भी जाते हैं, मेले में जाते हैं या कहीं पर हम गर्मियों के दिनों में बाहर जाते हैं तो अक्सर आपको रोड के किनारे खीरे नमक लगाकर खाने के लिए मिल जाते हैं। तो एक नवाब के लिए ये बहुत छोटी बात है कि वो खीरे खा रहा है। तो खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु, यानी कि वो उसको पदार्थ नहीं माना है, खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु को का शौक करते देखे जाने कि इसको खाएंगे, देखे जाने का जो एक संकोच इनके मन में हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लेखक सोच रहे थे। नवाब साहब ने संगीत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। नवाब साहब ने वहां पर संगीत के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। होता है ना, जब हम सफर में होते हैं, अगर हमने हेडफोन्स लगा रखे हैं या बस में या गाने बज रहे हैं या गाड़ी में गाने बज रहे हैं तो सफर जो है और भी ज्यादा इजी हो जाता है और बहुत ज्यादा मजा आता है। तो नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। तो अब लेखक कहते हैं, जैसे होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब हम बैठते हैं तो एकदम से जब नया कोई यात्री आता है तो हम एकदम से उत्साहित हो जाते हैं कि ये कहाँ तक जाने वाला है, ये कौन है, और ये ऐसे हम एक तरह से उससे बात करने के लिए, उसको देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं कि कौन है, कहाँ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर नवाब साहब ने संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया, यानी कि कोई भी एक्साइटमेंट उनके अंदर नहीं थी कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन खड़ा हो रहा है। कोई भी उनके अंदर ऐसी बिल्कुल भी उन्होंने कोई भी एक्सप्रेशन ही नहीं दिया इस बात पर कि यहाँ पर कोई और भी आकर बैठा है। तो लेखक कहते हैं, मैंने भी आत्मसम्मान में यानी कि अपने आत्मसम्मान के लिए, जब वो सामने से नहीं झुक रहे हैं तो मैं क्यों झुकूं, जब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्यों इंटरेस्ट दिखाऊं, अपने आत्मसम्मान के लिए उनकी सामने वाली बर्थ पर जाकर आंखें चुरा ली। यानी कि होता है ना कि उनकी तरफ देखना, मुस्कुराना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और उन्होंने अपनी आंखें चुरा ली, यानी कि अपने काम से काम वो भी रखने लगे। अब लेखक कहते हैं, खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, क्योंकि वो एक लेखक हैं, एक उपन्यासकार हैं, तो खाली बैठकर कल्पना करना तो उनका काम है, एक कहानीकार है। तो ये तो देखिए, कोई भी कहानीकार होता है वो पहले कल्पना करता है, उसके बाद अपनी रचनाओं को रचता है।
तो खाली बैठे कल्पना करने की पुरानी आदत है, नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब लेखक कह रहे हैं कि क्योंकि खाली बैठकर मुझे चिंतन करने का, सोचने का एक तरह से बहुत ही मेरी पुरानी आदत है, और इसी कारण मैं नवाब साहब की असुविधा और संकोच, यानी कि नवाब साहब ने जब ये सब दिखाया कि उन्हें असुविधा हुई है और वो थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं बातचीत करने में, तो उन्होंने इस बात का अनुमान लगाने लगे। और वो कहते हैं संभव है, यानी कि हो सकता है नवाब साहब बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। यानी कि लेखक सोचते हैं जिस प्रकार मैंने, हो सकता है जिस प्रकार मैंने आराम से चिंतन करके नई कहानी लिखने का सोचकर सेकंड क्लास के लिए पैसे खर्च किए हैं, तो शायद नवाब साहब ने भी इसी तरह से इत्मीनान से ढंग से बैठकर यात्रा करने का, अकेले यात्रा करने का सोचा होगा। तो इस तरह से अब यहाँ पर, और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंजिले दर्जे में सफर करता देखे। अब गवारा ना हो, यानी कि शायद उन्हें ये गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंजिले दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही उन्होंने खीरे खरीदे होंगे, और शायद अकेले सफर काटने का सफर काटने के लिए ही शायद उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। और अब किसी सफेद पोस्ट के सामने खीरा कैसे खाए, क्योंकि कवि जो है, लेखक जो है, वो भी सफेद कपड़ों में है, तो अब वो किसी सफेद पोस्ट के सामने खीरा कैसे खाए। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियां होता है ना, जब हम कभी बैठे होते हैं, सामने कोई हमारे सामने बैठा होता है, लेकिन हम उसको देखना नहीं चाहते हैं। कई बार होता है ऐसा कि हम उसकी तरफ देखना नहीं चाहते हैं, तो हम अपना ध्यान भटकाते, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं। लेकिन जो हमारा जो माइंड होता है, हमारी जो आंखें होती हैं, कभी अगर इधर देख रहे हैं तो इधर की आंखें यहाँ है, अगर हम इधर देख रहे हैं तो इधर की आंखें यहाँ है। तो इस तरह से कनखियों से वो नवाब साहब को देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। कुछ देर तो वो गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहे थे और स्थिति पर गौर कर रहे थे, देख रहे थे कि क्या कुछ स्थिति है बाहर की। जीआईसी नंदप्रयाग, जीआईसी उड़ामांडा, जीआईसी उड़ामांडा। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हम कनखियों से नवाब साहब को देख रहे थे। हम कनखियों से नवाब साहब को देख रहे थे। कुछ देर तो उन्होंने अपनी जो आंखें थी उनको उन्होंने बाहर की तरफ देखकर, बाहर की तरफ इस तरह से अंदाजा लगाया कि जैसे वो कुछ एक तरह से स्थिति को भांप रहे हों, देख रहे हों। और ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधित किया। लेखक कहते हैं, ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधित किया, यानी हमें बुलाया। कहा आदाब अर्ज, कहा आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। आदाब अर्ज है जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। तो नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक कहते हैं कि नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन, देखिए अगर ऐसा होता कि जब नवाब साहब बैठे थे और लेखक जब गाड़ी में चढ़ रहे थे तो उन्होंने लेखक को देखकर स्माइल करी होती और कुछ सामान रखने के लिए, रखवाने के लिए, उठाने के लिए, उनकी हेल्प के लिए पूछा होता, या पूछा होता कि आप कहाँ जा रहे हैं, या इस तरह की थोड़ा बहुत छोटी मोटी बातें अगर पहले हुई होती तो शायद ये बात लेखक को नॉर्मल लगती। क्योंकि जब हम कहीं पर बैठकर कुछ खा रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है हम अपने सामने वाले से जरूर पूछते हैं, चाहे वो ले या ना ले। हमें देखिए शेयरिंग जो है वो बहुत ज्यादा एक तरह से अच्छी होती है कि हम कोई भी चीज शेयर करके खाएं। कोई भी चीज देखिए जबरदस्ती नहीं है कि आप किसी को नहीं जानते तो ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, लेकिन आप जिससे बात कर रहे हैं, जिसको आप जानते हैं, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जब नवाब साहब ने सिर्फ एक ही लाइन में आदाब अर्ज है जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे, जब ये कहा तो लेखक कहते हैं कि नवाब साहब का ये सहसा भाव परिवर्तन, एकदम से अभी तक उनके फेस पर नो एक्सप्रेशन, कोई भी भाव नहीं था, कोई भी चिन्ह नहीं था भाव का, बिल्कुल वो अपने जिस मुद्रा में थे, जिस तरह से वो बैठे थे, जिस तरह से वो बाहर देख रहे थे, जिस तरह से वो थे वहां पर, बिल्कुल उसी तरह से रह रहे थे। तो अचानक ये भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा नहीं लगा। भांप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। यानी कि लेखक कहते हैं कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी उन मामूली लोगों में लथेड़ लेना चाहते हैं। तो लेखक कहते हैं मैंने जवाब दिया, शुक्रिया कबील किबला शौक फरमाएं, यानी कि थैंक यू, आप खा लीजिए, या हम कहते हैं ना जब हमें नहीं लेना होता थैंक यू नहीं, आप खा लीजिए, है ना। तो इसी तरह से शुक्रिया काबिला किबला शौक फरमाएं, तो इस तरह से लेखक ने यहाँ पर मना कर दिया। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की की ओर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। उन्होंने निकाला जो खीरों के नीचे तौलिया रखा था वो अपने सामने बिछा लिया और सीट के नीचे से एक लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया, तौलिए से पोंछ लिया, जेब से चाकू निकाला, दोनों के खीरों के सिरे गोदकर उनका झाग निकाला और फिर खीरों को बहुत ही एहतियात से छिलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। फिर उन्होंने क्या किया, अपना जो लोटा था वो निकाला, खीरों को धोया, उसके बाद तौलिए पर उनको बिल्कुल सलीके से दोनों तरफ से उन्होंने काटकर उसके सिरे काटकर उस पर छेद किया और ऐसे ऐसे उसका झाग निकाला। उसके बाद तरीके से छिला, फिर काटकर जो फाके बनाई उनको तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर खीरा बेचने वाला खीरे के इस्तेमाल के तरीके को जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। यानी कि जो लखनऊ का रेलवे स्टेशन है, देखिए जहां पर भी चाहे आप बस स्टैंड पे जाइए, रेलवे स्टेशन पे जाइए, अगर आपको पॉपकॉर्न, खीरे, चटपटी चाट या इस तरह की चीजें आपको वहां पर मिल जाती हैं, पानी की बोतल या ऐसी चीजें, तो बिल्कुल यहाँ पर भी लेखक कहते हैं शायद इसी तरह से चीजें मिल रही थी। और वो फिर अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनको भुना जीरा मिला हुआ जो नमक होता है और साथ ही पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर भी वो देते हैं। नवाब साहब ने बहुत ही करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। फिर उन्होंने सजाया, बिल्कुल तौलिए पर अच्छे से उन्होंने सजाया और उसके बाद उन्होंने उस पर जीरा मिला नमक लगाया और उसके बाद मिर्च की फांकें जो हैं वो छिड़क दी, बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुटन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। जो भी वो कर रहे थे उससे पता चल रहा था, जो उनकी भाव भंगिमा आ रही थी, जो उनके भाव चेहरे पर आ रहे थे और जबड़ों के स्फुटन, जो उनका जबड़ों का स्फुटन हो रहा था, इस प्रक्रिया में उनके मुख में ऐसा लग रहा था कि उनका जो मुख है वो खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। एक तरह से कहते हैं ना, जब हम अपनी फेवरेट चीज देख लेते हैं तो क्या होता है, हम कहते हैं हमारे मुंह में पानी आ गया, है ना। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उनके साथ भी हो रही थी और लेखक तब भी उन्हें कनखियों से ही देख रहे थे, डायरेक्ट नहीं देख रहे थे। वो इधर बाहर देखने की एक्टिंग कर रहे थे, इधर देखने की एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन वो कनखियों से उन्हें ही देख रहे थे। तो कह रहे हैं कि मियां रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। यानी कि देखने में
वो रईस लगते हैं, रईस बनते हैं, रईस बनने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा कि उनके जो अपनी एक तरह से लोगों की नजरों से बच सकने के उस ख्याल में अपनी असलियत पर उतर जाते हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। नवाब साहब ने फिर लेखक की ओर एक बार देखा और कहा, वल्लाह शौक फरमाए, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। अब लेखक कहते हैं कि मिर्च छिड़क जाने से, मिर्च के छिड़के जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। तो लेखक कहते हैं कि जब खीरे की वो सुंदर फांके देखी जिन पर जीरा भुना हुआ नमक डला हुआ था और मिर्च की फांके डली हुई थी, तो लेखक कहते हैं कि देखकर तो मुंह में पानी जरूर आया। एक तरह से बहुत ज्यादा मन कर रहा था, मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, एक बार इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, यानी कि अब आत्मसम्मान को निभाना ही उचित समझा। जो अभी तक एक तरह से जो कमिटमेंट कर दी है कि नहीं चाहिए, नहीं खाना है, तो फिर उसके बाद अगर खा लिया जाए तो ये आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात है। तो ये आत्मसम्मान से बड़ा नहीं है खीरा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अब हम केवल आत्मसम्मान ही निभाएंगे। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। लेखक कहते हैं कि मैंने फिर से कहा, शुक्रिया, इस समय तलब महसूस नहीं हो रही है, यानी कि बहुत एक तरह से मन नहीं कर रहा है खाने का। मैदा भी जरा कमजोर है, कबीला किबला शौक फरमाए। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैदा, मैदा यानी कि जो उनका जो एक तरह से जो पेट है उसके लिए कहा कि मैदा भी जरा ठीक नहीं है, यानी कि पेट भी ठीक नहीं है, क्योंकि खीरा जो है वो तासीर में ठंडा होता है, गर्मियों में खाया जाता है ज्यादातर, सर्दियों में तो ज्यादातर जो बाकी सैलेड्स होते हैं उनको खाया जाता है। तो खीरा गर्मियों में बहुत ज्यादा मिलता है क्योंकि उसकी तासीर बहुत ज्यादा ठंडी होती है। तो इस तरह से यहाँ पर लेखक ने कहा कि शुक्रिया, इस वक्त तलब भी महसूस नहीं हो रही है और मैदा भी जरा कमजोर है, यानी कि पेट भी जरा ठीक नहीं है। किबला शौक फरमाए, यानी कि कृपया आप खा लीजिए। तो इस तरह से लेखक ने यहाँ पर काफी कुछ डिस्कस कर दिया है और मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो लखनवी अंदाज में यहाँ पर जो बैठे हुए हैं नवाब साहब, और उन्होंने किस तरह से अपने सामने खीरे सजाए हुए हैं और लेखक इधर बैठे हुए हैं। तो ये पूरा दृश्य आप इमेजिन कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसके आगे का पार्ट, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज हमने जितना भी पढ़ा है इसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें, बाकी का शेष भाग हम अपने नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।